वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा 24। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ 2020 ने जो वैकेंसी निकाली है अकाउंट ऑफिसर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, जिसमें कि एक सब्जेक्ट है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है इंक्लूडिंग जर्नल। लास्ट क्लास में मैंने जर्नल के कुछ स्पेशल एंट्री करवाए थे और मैंने आपको बोला था कि आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए। अब हम लोग बात करते हैं आज की क्लास की। जब हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने सबसे पहला प्रोसेस क्या पढ़ा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा प्रोसेस पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। अब बात करते हैं तीसरा प्रोसेस की, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन ओरिजिनल एंट्री, जो कि जर्नल था और उसे भी हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप, दैट इज पोस्टिंग टू द लेजर, दैट इज क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन इनटू लेजर। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग लेजर पढ़ेंगे कि लेजर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए बात को, मैं आपको डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला। लेजर पे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाने वाला। मैं कोशिश करूंगा एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं, वो भी नहीं कराऊंगा क्योंकि लेजर से जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो बिल्कुल जीरो है। ये क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिकल बन ही नहीं सकता एमसीक्यू फॉर्म में। सेकंड, कि जितने भी इसकी इंपॉर्टेंट थियरी हैं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। इट मींस कि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं लेजर क्या होता है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया कि लेजर जर्नल के बाद का नेक्स्ट स्टेप है ना। बोलता है आफ्टर जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन नेक्स्ट स्टेप इज टू पोस्ट द ट्रांजैक्शन इनटू लेजर। अच्छा, लेजर में कैसे, जर्नल एंट्री और लेजर में फर्क देखिए क्या होता है कि जर्नल एंट्री हम लोग क्या मैंने बताया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? डे टू डे बेसिस। अभी ट्रांजैक्शन हुआ, आज ही आज रिकॉर्ड करो, कल का ट्रांजैक्शन कल, परसों का ट्रांजैक्शन परसों। मतलब जिस दिन सेम डे में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आज सामान खरीदा तो आज रिकॉर्डिंग, कल बेचा तो रिकॉर्डिंग कल होगी। लेकिन लेजर में क्या होता है, जब हम जर्नल पूरा बना लेते हैं, मतलब कि जर्नल में सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, तो उसके बाद उसमें से सारे ट्रांजैक्शन को उठाकर एक एक करके हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। तो वही देखिए, वही अब मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग आफ्टर जर्नल नेक्स्ट स्टेप इज टू पोस्ट द ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस, दैट इज लेजर। ठीक है, अब आते हैं पोस्टेड इन एनालिटिकल ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जर्नल का से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेजर में हम लोग क्या करते हैं कि लेजर में जर्नल में हम लोग ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल में हम लोग ट्रांजैक्शन को एनालिटिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। एनालिटिकल ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं होता, कंटेंट एट वन प्लेस। सारे जर्नल के ट्रांजैक्शन को उठाकर एक प्लेस पर रख देते हैं, उसी को बोलते हैं एनालिटिकल ऑर्डर। तो आपको याद क्या रखना है कि एनालिटिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। अच्छा, जब हम जर्नल में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन। और जब हम लोग लेजर में किसी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन एंड लेजर के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन। अब आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको लेजर में समझ नहीं आया होगा अभी। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है और उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं हर एक बात कि लेजर में क्या क्या बातें हैं, फॉर्मेट क्या है, और भी कुछ बातें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पक्का बता दूंगा। बाकी जो नहीं बताया इट मींस वो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट। फिर भी मैंने नोट्स में बहुत कुछ लिख रखा है, आप एक बार एग्जाम से पहले 2-3 बारी तो पढ़ ही लेना। ज्यादा भी नहीं है, आधा पेज भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। आइए देखते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है। किसी भी बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन क्या होता है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कराना। तो बिजनेस में जब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो जनरल एंट्री क्या पास कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 2 लाख रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ। उस 2 लाख रुपए में से परचेज कर लिया गया उधार में 10,000 रुपए का राम से। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने कैश में परचेज कर लिया, मतलब नगदी परचेज किया 90,000 रुपए का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर मैंने एक और एंट्री लिया, हमने बिजनेस में कुछ एसेट्स खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर एसेट्स से बढ़ गया तो डेबिट 20,000 रुपया और कैश चला गया तो क्रेडिट 20,000 रुपया। और हमने लास्ट में जो परचेज किया था सामान, उसमें से कुछ सामान 70,000 रुपए का हमने बेच दिया, तो कैश हमारे बिजनेस में आया, सेल इनकम हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। आई होप कि जनरल एंट्री आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं जनरल एंट्री पे ज्यादा मेहनत
नहीं करना हूं। बाकी आपको दिक्कत होगा तो मैंने बोल रखा है, आप बेहिचक कोई भी सवाल किसी भी प्रकार का, ये नहीं रखना है कि छोटा सवाल हो जाएगा या क्या, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज तो लेजर का मतलब क्या होता है। लेजर का मतलब होता है कि जर्नल के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस। तो हम लोग बढ़ते हैं लेजर की ओर। लेजर में हम लोग क्या करते हैं, तो लेजर में जो जर्नल में हमने रिकॉर्ड कर दिया है और जो अकाउंट हम लोग लिखते हैं अकाउंट, ये सारे अकाउंट ही हम लोग लेजर में हम लोग अकाउंट बनाते हैं। देखिए कितने अकाउंट बनेंगे लेजर में। अब सवाल आता है कि लेजर में कितने अकाउंट बनेंगे। मैंने क्या बताया, जर्नल के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, लेजर। जर्नल का फॉर्मेट तो ये है। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, तो लेजर का फॉर्मेट हम लोग पहले बनाते हैं किसमें, अकाउंट बनाते हैं। और अकाउंट का फॉर्मेट कुछ और होता है, अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले इसमें से कितने अकाउंट बनाएंगे, ये काम की बात। सबसे पहले बनेगा कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट। अकाउंट नंबर 1 क्या हो गया, कैश अकाउंट। अकाउंट नंबर 2 क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। अकाउंट नंबर 2 हो गया कैपिटल अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट परचेज भी है, तो परचेज अकाउंट बनेगा। मतलब कि जर्नल में जो भी रिकॉर्ड हुआ है ना, हर किसी का अपना अलग अकाउंट बनेगा। परचेज अकाउंट बनेगा, अकाउंट नंबर 3। अच्छा, उसके बाद राम एक पार्टी है यानी क्रेडिटर है, तो राम नाम का अलग। अच्छा, क्रेडिटर का अकाउंट नहीं बनेगा, हर एक बंदे का अलग अकाउंट बनेगा, तो राम नाम का अलग अकाउंट बनेगा, अकाउंट नंबर 4। अच्छा, फिर देखिए ध्यान से, परचेज अकाउंट, इसका मतलब परचेज अब 2 बार आ रहा है। तो क्या आप एक दिन में 1000 बार परचेज कर रहे हैं, 1000 बार सेल कर रहे हैं, तो क्या आप 1000 बार अकाउंट खोलेंगे? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये तो बहुत लॉजिकल है कि जब एक बार परचेज अकाउंट बना दिया है तो इस परचेज को भी हम इसी परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लेजर का एक इंपॉर्टेंट बात क्या पता चला कि अगर हमने सेम नाम से एक बार अकाउंट खोल दिया है तो उसी नाम से दोबारा अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। मतलब एक नाम के मल्टीपल अकाउंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट होंगे, ठीक है। यानी कि परचेज अकाउंट का अकाउंट बना हुआ। अच्छा, कैश क्या बनाने की जरूरत है? आप बोलोगे सर क्यों बेवकूफ वाले बात कर रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पे कैश अकाउंट तो बना हुआ है। फर्नीचर अकाउंट, आप बोलोगे हाँ सर ये तो देखने में नया लग रहा है, फर्नीचर अकाउंट तो बनना ही चाहिए। तो हमने बना दिया फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट नंबर 5। कैश, बोलोगे सर फिर वही बात, कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है। फिर कैश, सर कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है। ओ माय गॉड, फिर से एक आ गया सेल अकाउंट, यानी कि सेल अकाउंट जो है वो हमारा बनेगा अकाउंट नंबर 6। मतलब कि इतना जर्नल एंट्री में सिर्फ 6 अकाउंट बनेगा। मतलब कि क्या, इसमें मैंने ये ऐसा क्यों लिखवाया, क्योंकि मेरा बताने का पर्पस बस यही था कि अगर एक ही नाम से मल्टीपल अकाउंट है तो उसके एक ही अकाउंट बनेंगे। पहली चीज तो ध्यान में ये कि जर्नल में जितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उन सबका हर एक अकाउंट बनेगा अलग अलग, लेकिन एक ही नाम के मल्टीपल अकाउंट नहीं बनेंगे। सारे ट्रांजेक्शन, परचेज से रिलेटेड 1000 ट्रांजेक्शन है तो उसको एक ही परचेज अकाउंट खोलकर हजारों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे वो बस जस्ट अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अब प्रैक्टिकली लेजर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने जैसा आपको बताया कि नोट्स में तो मैंने लिख रखा है लेजर के बारे में पूरा। इसमें रूल ऑफ पोस्टिंग भी लिख रखा है कि कब हम लोग टू वर्ड का यूज करेंगे, कब बाई वर्ड का यूज करेंगे, कब एक अकाउंट जब डेबिट हो रहा है तो उसके सामने वाला को हम लोग क्रेडिट करेंगे। बहुत सारी बातें मैंने लिखा है, लेकिन वो आपको बस पढ़ना है। मैं यहाँ पर एक कोई भी बात लिखकर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे उन्हीं रूल को अप्लाई करके आपको मैं बता देता हूँ, तो आपको समझ में भी ज्यादा आएगा और हमारा टाइम का भी बचत अच्छा खासा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैश अकाउंट का सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट क्या है कि यहाँ पे हम लोग बीच में एक टी शेप में, ध्यान से ऐसे हमने बना लिया कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये टी शेप का होता है, कोई भी अकाउंट का फॉर्मेट का होता है टी शेप का होता है। अच्छा, इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट, इस साइड को क्या बोलते हैं डेबिट, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। फिर से कैश कोई भी अकाउंट बना रहे हैं उसको 2 भाग में आप बीच से काट दीजिएगा, इसको बोलते हैं टी शेप, ठीक है। लेफ्ट वाले साइड को आप डेबिट बोलिएगा और राइट वाले साइड को आप क्या बोलिएगा, क्रेडिट बोलिएगा। अच्छा, ठीक है। फिर से वही चीज, यहाँ पे आ जाएगा डेट, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, और यहाँ पे एक और छोटा सा बच्चा सा कॉलम, और यहाँ पे अमाउंट। फिर यहाँ पे रिपीट डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे एक बच्चा सा
अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट। आप बोलोगे सर लिख कर दे दो, कंफ्यूजन हो रही है। तो मैंने क्या बोला कि आप बीच से एक लाइन खींच दें, इस लाइन को मैं थोड़ा मोटा करता हूँ, आपको मोटा करने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपको वैसे ही प्रैक्टिस बताओ कैसे भी करना है। आपके एग्जाम में तो एमसीक्यू क्वेश्चन आना है। तो डेबिट यहां से मैंने अलग, क्रेडिट यहां से मैंने अलग। अब देखिए डेबिट में भी वही फॉर्मेट और क्रेडिट में वही फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट डेट का, ये फॉर्मेट पर्टिकुलर का, ये फॉर्मेट पर्टिकुलर का, ये फॉर्मेट आपका आता है जेएफ का, इसमें आपका आ जाता है अमाउंट। फिर से रिपीट, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे जेएफ और यहाँ पे रुपीस। अब आप बोलोगे कि सर एक एक फॉर्मेट का मतलब बता दो। डेट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जिस दिन का ये ट्रांजैक्शन है, जिस दिन भी ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा उस दिन का डेट आप यहाँ पे लिख देना। सपोज दैट 1 तारीख का ट्रांजैक्शन है, मैंने 1 लिख दिया। पर्टिकुलर में आपको लिखना है कि जो भी रूल मैं बताऊंगा वो पर्टिकुलर में लिखना है। अमाउंट में अमाउंट लिख देना है, ठीक है। यानी डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, 3 तो आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं जेएफ का मतलब। जैसा कि मैंने जर्नल के फॉर्मेट में बताया था, जब जर्नल हम लोग पास किए थे, पढ़े थे, तो उसके फॉर्मेट में बताया था कि एक छोटा सा कॉलम उसमें भी आता है और वो होता है एलएफ का। मतलब कि जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ वो लेजर के किस पेज नंबर पे जाएगा, लेजर में कहां पोस्ट होगा, उसका रेफरेंस यहाँ पे दो। मतलब कि अगर वो लेजर के पेज नंबर 10 पे होता है तो एलएफ में आपको जर्नल में क्या लिखना था कि लेजर में पॉइंट 10 करके कुछ भी वहां पे लिखना होता है, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे आता है कि जब हम लोग लेजर बना रहे हैं तो जर्नल में कहां से आप उठाए हैं, जर्नल के किस पेज नंबर से उठाए हैं, जर्नल का कौन सा एंट्री नंबर है, उसको आप लोग को इस कॉलम में लिखना होगा। चूंकि आपको फिर से फुल प्लेज क्वेश्चन कभी नहीं बनाना होगा ना, तो जब ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा तो पहले आपको लिखने के लिए दे दिया कि पहले जर्नल बनाओ, फिर उससे लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर फाइनल रिकॉर्ड। नहीं, आपका एमसीक्यू एग्जाम है तो आपके लिए और वैसे भी प्रैक्टिस के लिए भी 11th क्लास के बच्चों के लिए भी ये कॉलम किसी मतलब का नहीं है, ये प्योर प्रैक्टिकल बेस्ड कॉलम है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जब एंट्री पास करता है अकाउंटेंट अपने बिजनेस में तो इस कॉलम का यूज होता है, अभी फिलहाल कोई यूज नहीं है। इतनी सी बात हो गई ये। अब आते हैं लेजर की, बात करते हैं कि लेजर में हम लोग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट जो है, ध्यान से, ये क्या है, हम क्या बना रहे हैं, पहला अकाउंट नंबर 1 जिसका नाम है कैश अकाउंट। अच्छा, जब कैश अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए कैश के अपोजिट में क्या है, कैपिटल। मतलब कैश अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है जर्नल में, तो कैश अकाउंट को लेजर में भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड कुछ ना कुछ हलचल होने वाला है। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट क्वेश्चन में डेबिट है, जर्नल में डेबिट है, इसलिए लेजर में डेबिट। तो आपको क्या समझ में आ गया कि कैश के डेबिट साइड में कुछ ना कुछ हलचल होगा। अब क्या हलचल होगा, पहली चीज हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे कैपिटल। क्या लिख देंगे, कैपिटल। अच्छा, क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट किस कारण से डेबिट हुआ है, तो रेफरेंस में बोलता है कि उसके अपोजिट साइड को रेफरेंस दे दो, उसके अपोजिट साइड वाला को रेफरेंस के लिए नाम दे दो, तो हमने लिख दिया कैपिटल। अच्छा, अमाउंट यहाँ पे, तो अमाउंट तो आ जाएगा कैश वाला ही अमाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट का लेजर है तो अमाउंट किसका आएगा, कैश अकाउंट वाला। 2 लाख रुपए हमने क्या कर दिया, इसमें रेफरेंस दे दिया। डेट कुछ भी मान लीजिए, इसको ब्लैंक अभी मैं छोड़ रहा हूं, इसका काम नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर क्या लेजर का फॉर्मेट पूरा हो गया है, मैं बोलूं नहीं, अभी लेजर का फॉर्मेट पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पे जब हम लोग कोई चीज डेबिट में लिखते हैं तो वहां पे हम लोग टू लगाते हैं। क्या? टू। जब ये भी लेजर का मैं फॉर्मेट बता रहा हूं मेरे भाई, जब हम लोग डेबिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में 2 लिखते हैं, उसके बाद उसके रेफरेंस का नाम देते हैं। और जब क्रेडिट में, सपोज यहाँ पे क्रेडिट में कुछ आ रहा है तो यहाँ पे बाई लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग रेफरेंस का नाम देते हैं। तो आपको एक बात और ध्यान में रखना होगा कि डेबिट में 2 और क्रेडिट में बाई लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है कैश अकाउंट का लेजर। तो हमने यहाँ तक इस एंट्री को सबसे पहले हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, इस जर्नल एंट्री को सबसे पहले हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कैश में 2 कैपिटल है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ भी कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसके रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल लिख दिया और 2 लाख रुपए कैश वाला अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कैपिटल को हम लोग को पोस्ट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को हम लोग को पोस्ट करना है। तो कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया है, फॉर्मेट आपको पता होगा, डेट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर का फॉर्मेट, जेएफ जर्नल फोलियो का फॉर्मेट, अमाउंट का फॉर्मेट, यहाँ पे फिर से डेट, यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर, फिर से जेएफ और फिर से अमाउंट का फॉर्मेट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखते हैं कि कैपिटल जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रखा है,
कैपिटल जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रखा है, ठीक है। तो कैपिटल जाहिर सी यहां से आपको पता चल गया कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हलचल होगा। क्या हलचल होगा? तो इसके जस्ट अपोजिट वाला आइटम क्या है? कैश अकाउंट, यानी जस्ट अपोजिट मतलब डेबिट वाला आइटम क्या है? कैश अकाउंट। और इसके रेफरेंस में हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट। इसके रेफरेंस में क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा, और मैंने क्या बताया, जब डेबिट में लिखते हैं तो टू लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिख रहे हैं तो कैश का क्या लगा देंगे? बाई कैश अकाउंट। और अमाउंट किसके वाला? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अमाउंट 2 लाख रुपए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन पूछें। नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब या तो आपको पूरा समझ में आ रहा है या फिर बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चीज। अगर हम लोग फिर से अगर अगले अकाउंट की तरफ बढ़े तो वो है परचेज अकाउंट। अगला अकाउंट कौन सा है? परचेज अकाउंट। तो यहां पे हम लोग बनाते हैं परचेज अकाउंट। सबसे पहले तो इसको मैं अगर हटा दूं तो मैंने इसको हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे इस एंट्री का काम मेरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे स्पेस मुझे चाहिए क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो प्रॉब्लम तो है। आ जाइए अब हम लोग परचेज अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है, यानी यहाँ पे परचेज अकाउंट है। इसको इसका मतलब क्लियर है कि इसके डेबिट साइड में कुछ ना कुछ हलचल होगा। क्या हलचल होगा? तो टू राम। क्या हलचल होगा? टू राम। अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 रुपया। आई होप कि आपको क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट किसका बनेगा? राम अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट किसका बनेगा? राम अकाउंट। तो राम अकाउंट मैं यहीं पे बना दे रहा हूं। यहाँ पे आपका हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया आपका पर्टिकुलर का कॉलम, ये जेएफ का कॉलम, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, और यहाँ पे ये बीच वाला कॉलम हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ से ये डेट का कॉलम, ये हो गया आपका पर्टिकुलर का कॉलम, ये इसका कॉलम और ये अमाउंट का कॉलम। अच्छा राम हो गया। राम यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि इस अकाउंट को क्रेडिट में हलचल होगा। क्या रेफरेंस में नाम क्या देंगे? परचेज। यहाँ पे दे देंगे बाई परचेज अकाउंट। और अमाउंट किसका? राम वाला 10,000 रुपया। अमाउंट किसका? राम का 10,000 रुपया, ठीक है। अच्छा अब इसका भी काम क्या हो गया? खत्म। यहाँ पे स्पेस बचाते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पे ये, हालांकि इसमें और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला तो इसको भी हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। आइए चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज। फिर से परचेज। ओ माय गॉड, क्या फिर से अकाउंट बनाएंगे? आप बोलोगे नहीं सर प्लीज बेवकूफी मत करो, आपने अभी जस्ट बताया था, आप हमें से पूछ रहे हो अकाउंट बनाएंगे। नहीं, हम लोग फिर से आते हैं परचेज अकाउंट। ओ परचेज अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। परचेज यहाँ पे डेबिट हो रखा है, मतलब आप बोलोगे कि सर परचेज अकाउंट के डेबिट में कुछ ना कुछ तो हलचल होगा। क्या हलचल होगा? तो टू कैश अकाउंट। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, टू कैश अकाउंट। कितना? तो परचेज वाला अमाउंट आप लिख दो 90,000 रुपए। कितना? 90,000 रुपए, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि परचेज का पोस्टिंग हो गया। तो अब आते हैं कैश। आप बोलोगे सर कैश अकाउंट पहले से बना हुआ है, ठीक है। कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, आप बोलोगे सर क्रेडिट में कोई हलचल होना चाहिए। क्या हलचल होना चाहिए? तो इसका रेफरेंस में नाम दे दीजिए आप परचेज अकाउंट, यानी कि बाई, ऑलरेडी मैंने लिख रखा था बाई आपको समझाने के लिए, परचेज अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना? तो जितना भी कैश अकाउंट में है, कैश के सामने अमाउंट जो लिखा हुआ है 90,000, वही अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 90,000 रुपए। अच्छा यानी कि अब इसका भी हमारा काम हो गया है, इसका भी हमारा काम हो गया है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर। ओ माय गॉड, इसका मतलब एक नया अकाउंट हमें खोलना पड़ जाएगा जिसका नाम होगा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अब देखिए फर्नीचर अकाउंट, फिर से डेट, ये आ गया डेट, फिर से पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, आप लोग सर इसके डेबिट में कुछ हलचल करो, मैंने हलचल कर दिया टू कैश। अमाउंट फर्नीचर वाला 20,000 रुपया, क्लियर है। आई होप कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, आप लोग सर इसके क्रेडिट साइड में हलचल करो, मैं यहाँ पे कर दिया बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर। और बाई फर्नीचर में कितना जाएगा? 20,000 रुपीज। देखिए फर्नीचर के सामने कितना है, सॉरी कैश के सामने कितना है? 20,000, तो यहाँ पे 20,000 रुपया चल रहा है, ठीक है। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या है? इसको भी मैं मिटा देता हूं। लास्ट एंट्री है हमारा कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कैश अकाउंट ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, तो कैश डेबिट है तो यहाँ डेबिट में हलचल कीजिए और लिख दीजिए टू
सेल कितना 70,000 रुपीज, टू सेल कितना 70,000 रुपीज। ठीक है, अब एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा सेल का, नया अकाउंट किसका खोलना पड़ेगा, सेल का। अच्छा, सेल का जब अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर से रिपीट रिपीट रिपीट, यहाँ पे फिर से डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब सेल यहाँ पे क्रेडिट है, इसका मतलब कि सेल के क्रेडिट साइड में कोई हलचल होगा और हलचल वो होगा बाई कैश अकाउंट और अमाउंट जाएगा 70,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, अभी तक मैंने पूरे जर्नल एंट्री को क्या कर दिया है, पूरे जर्नल एंट्री को मैंने पोस्ट कर दिया है। यहां तक हमने तो जो भी हमने जर्नल एंट्री पास किया था उसको लेजर में पोस्ट कर लिया है, यानी कि पोस्टिंग का काम तो हमारा खत्म हो गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है लेजर में, जो कि शायद मे भी आपके एग्जाम में नहीं आए, आ भी सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके नॉलेज पर्पज से अगर आप लेजर पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए थोड़ा सा टाइम, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा और आपको मैं बताता हूं कि बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट कैसे किया जाता है, मतलब किसी लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए, अब हमने पूरे जर्नल का लेजर बना लिया है। ठीक है, अब पहले हम लोग टोटल डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं तो डेबिट साइड में आपका आता है सम टोटल 2,70,000 रुपए, ये 2 लाख और प्लस ये 70,000 रुपए। और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर आता है 90,000 और प्लस 20,000, यानी कि 1,10,000 रुपए। यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। इधर 1,10,000 और इधर 2,70,000, दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो अराउंड 1,60,000 का होना चाहिए, 1,60,000 का। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि बाई बैलेंस सीडी, क्या लिखेंगे ध्यान से, बाई बैलेंस सीडी, और यहां पे हम लोग लिख देंगे कितना 1,60,000 रुपए। तो यानी 1,60,000 और प्लस 20,000 1,80,000, यानी कि इधर आ गया टोटल 2,70,000 और इधर भी टोटल कितना हो गया 2,70,000। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या किया, तो मेरे बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग किया है। आप जब ध्यान से देखोगे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग किया है। इस वाले बात को तो अगर मैं किसी सड़क पे से किसी चलते हुए आदमी को बुला दूं और समझा दूं तो वो भी बोलेगा कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, आप तो फिर भी अकाउंट्स बहुत पढ़ चुके हो। लेकिन एक बात है यहाँ पे, एक टेक्निकल बात, बाई बैलेंस सीडी वाली बात, कि आपने क्या किया। मैंने क्या किया कि डेबिट साइड के टोटल को किया और क्रेडिट साइड के टोटल को किया, जिस साइड का पलड़ा भारी है उससे अमाउंट मैंने निकालकर उस साइड रख के बराबर कर दिया। मतलब कि ये डेबिट साइड का तराजू है, ये क्रेडिट साइड का तराजू है, जब इसमें मैंने वजन किया तो ये भारी आ रहा था, अब इससे मैंने कुछ निकाल कर इधर कर दिया और दोनों को बैलेंस कर दिया। अब दोनों क्या हो गया 2,70,000 और 2,70,000, उसी को हम लोग बोल देते हैं बाई बैलेंस सीडी, और सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन। बाई बैलेंस तो आपको बाई क्यों आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इधर यही चीज रहता तो टू रहता, बाई तो आपको क्लियर है। बैलेंस का मतलब कि जो बैलेंस बच गया है, बैलेंस मेरे पास इतना बैलेंस बचा हुआ है, मतलब कि मेरे पास क्या बचा हुआ है, तो बोलता है इस अकाउंट में, कैश अकाउंट में आपके पास 1,60,000 रुपए बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, यही एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस, यानी 31 मार्च के लास्ट का ये बैलेंस बचा हुआ है, यानी आपके कैश अकाउंट में इतना पैसा बचा हुआ है। यही अगले साल 1 अप्रैल को, 100 में, तो अगले साल एक को पता क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी कितना, तो 1,60,000 रुपए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो मैंने क्या किया। कुछ नहीं किया कि जो 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस था उसको बाई बैलेंस सीडी बोलते हैं, और जो वही बैलेंस अगले दिन 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। मतलब कि बीडी का मतलब होता है ब्राउट डाउन, मतलब जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो इधर सीधा सीधा हम लोग 2 लाख रुपए लिख देते हैं और लिख देते हैं टू क्यों, क्योंकि डेबिट साइड में आ रहा है, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन। जब हम क्लोज कर रहे हैं तो कैरी डाउन, जब लेजर खोलेंगे नहीं अगले साल तो बीडी यानी ब्रॉड डाउन। यहाँ पे फिर से इधर हम लोग पूरा लिख देंगे 90,000 और 10,000, यानी 1,00,000 रुपए। हम लोग 1,00,000 रुपए यहाँ पे लिख देंगे क्या, बाई बैलेंस सीडी, और यहाँ पे दोनों साइड को बराबर कर देंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 10,000 रुपए, और दोनों साइड को बराबर कर देंगे।
यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस CD 20,000 रुपया और दोनों साइड को बराबर कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD 70,000 रुपये और दोनों साइड को बराबर कर देंगे। अच्छा, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बता दी, ठीक है? क्लियर है आपको? उम्मीद है क्लियर होगा, नहीं होगा पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से पढ़ा दूंगा अगर क्लियरिटी नहीं होगा आपको। लेकिन चूंकि टाइम कम है, मैं बताता हूँ कि मैं वीडियो छोटा करना चाहता हूँ, बट स्टिल बार बार वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि ऐसा चीज है ना ये जिसको मैं अलग कर ही नहीं सकता कि ये अलग वीडियो में, ये अलग वीडियो में, तो कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। अब मैं एक चीज और आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने जर्नल का रूल बताया था कि एसेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है और घटता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे कैश क्या है? कैश एसेट्स है। अब मैं एक बात आपको जनरल रूल बता रहा हूं कि कोई भी आपसे अगर पूछेगा कि कैश का बैलेंस क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कैश का बैलेंस क्या होता है, तो आपको हमेशा बढ़ते हुए इशारा करना है और आप बोलोगे कि कैश एक एसेट्स है और एसेट्स हमेशा डेबिट होता है। एसेट्स हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल में मैंने क्या बताया था? घटता है तो डेबिट और बढ़ता है तो क्रेडिट। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि कैपिटल, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि अब तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, चलो बताओ कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, तो वहां पे ये नहीं देखना कि बढ़ रहा है या घट रहा है, सीधा आपको एज्यूम करना है कि बढ़ते हुए। ये एज्यूम किया जाता है कि हमेशा बढ़ते हुए पूछा जाता है, और कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो आपको आंसर क्या देना है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। सेम टू सेम लायबिलिटी, अगर आपसे कोई लायबिलिटी पूछा तो आपको भी बैलेंस क्या बताना है कि क्रेडिट होता है। यहाँ पे ये नहीं देखना कि घट रहा है बढ़ रहा है, वहां पे सीधा घट रहा है बढ़ रहा है सिर्फ जर्नल एंट्री पास करते टाइम देखना है। लेकिन कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है? बढ़ते हुए वहां पे यानी कि हमेशा बोलना है कि क्रेडिट होता है। अच्छा, एक्सपेंस अगर बिजनेस में बोल रहा है कि एक्सपेंस का बैलेंस बताओ क्या होता है, अकाउंट्स पढ़ रहे हो बताओ एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, आपको बेहिचक सीधा ऊपर वाला इशारा करना है, बोलना है हमेशा एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है? इनकम अगर आपको पूछ दे इनकम गेन, तो आपको क्या बोलना है कि हमेशा बढ़ने वाला यानी कि क्रेडिट होता है। यानी कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। इनकम एंड गेन्स का हमेशा बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। ये एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद अगर आपसे मेरे अचानक दिमाग में आया कि अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने आज क्या करवाया? मैंने आज पूरा लेजर करवा दिया। इसके अलावा लेजर में कुछ भी नहीं है, इसके अलावा मैं कुछ पढ़ाऊंगा भी नहीं, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। अगर आपको करने का मन होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे स्कैन करके क्वेश्चन को डाल दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कम से कम तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दे, इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए